डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, एक्स और टी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होता है इस टाइप से, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो अपन कह रहे हैं वाई जेड प्लेन के अंदर, सॉरी एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो इन एंड आउट उठा ऑसिलेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सी ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अगर हम इसकी डायरेक्शन बात करें बेटा वेक्टर फॉर्म या इक्वेशन की, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप होगा। ई जेड इक्वल्स टू क्या होगा 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें बी एक्स इक्वल्स टू 0, बी वाई इक्वल्स टू 0, बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये अपन कह रहे कि के कैप है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें बेटा अपन कह रहे तो के है, के को अपन लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर बेटा। ओमेगा जो है 2 पाई एफ है, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी एंड दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 2 पाई एफ है, इसको अपन 2 पाई बाय टी कहेंगे एंड दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जहाँ पर एफ है उसको अपन लीनियर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अपन कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज ट्रांसवर्स नेचर बेटा, हैज ट्रांसवर्स नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, electric field and magnetic field both are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation, direction of propagation।
थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ EM wave. Direction of EM wave is perpendicular to the containing plane containing E vector and B vector. The unit vector the unit vector of direction of EM wave is given by E vector cross B vector upon mode of E cross B vector. ये बेटा डायरेक्शन है E vector cross B vector upon mode of E cross B vector. ये EM वेव के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, E की डायरेक्शन में राइट हैंड पे हम ले जाएंगे और B की तरफ टर्न करेंगे। तो E जैसे मैंने Y एक्सिस के अलोंग रखा है, B Z एक्सिस के अलोंग है, तो E क्रॉस B, तो थंब कहाँ पे आया, तो अपन कहेंगे X डायरेक्शन में। तो इसलिए EM वेव है उसका प्रोपागेशन X डायरेक्शन में होगा। फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे स्पीड ऑफ द फोर्थ पॉइंट अपन कहेंगे the ratio of electric field and magnetic field B gives the speed of EM wave। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट के इक्वल है। C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट के इक्वल है, जहाँ पे E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और B नॉट है वो एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। या E बाई बी भी कहेंगे तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C जो है वो E नॉट अपॉन B नॉट के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में था, ये बी वेक्टर था, और ये अपन कह रहे किसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि ई वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन में, जे, बी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, के कैप। तो जे क्रॉस के कैप वो अपन कह रहे इसकी डायरेक्शन देगा, और जे क्रॉस के क्या होता है बेटा, आई कैप। जे की तरफ राइट हैंड पाम, बी के वेक्टर की तरफ पाम को टर्न किया तो थंब कहाँ पे आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन आई कैप के अलोंग होगा, अलोंग द एक्स डायरेक्शन होगा। राइट हैंड थंब रूल बेटा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे द स्पीड ऑफ EM wave, पॉइंट नंबर 5। The speed of EM wave in vacuum. The speed of EM wave in vacuum.
तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल स्पीड होता है c इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम है। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर अपन स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम की बात करें, द स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन मीडियम। मीडियम के अंदर स्पीड होगा Vm इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पे म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम and epsilon, that is electrical permittivity of medium. Electrical permittivity of medium, और उसको अपन लिख सकते हैं म्यू को म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, और एप्सिलॉन उसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो मीडियम रूट म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और उसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और उसको अपन लिख सकते हैं c/रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, क्योंकि 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है इन वैक्यूम, तो उसको अपने c/रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर लिख दिया। सी एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c/Vm रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर को अपन कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपने को फॉर्मूला मिला। 6 नंबर पे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर को अपन एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और एस वेक्टर है क्या? तो हम कहेंगे द पॉइंटिंग वेक्टर represent the directional energy flux or power flow per unit
area of EM wave. Pointing vector represent the directional energy flux और power flow per unit area of EM wave. और उसको सिंपल हम लिख सकते हैं S वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस H वेक्टर, और हम लिख सकते हैं इसको E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ये एनर्जी और इसका यूनिट क्या होगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे H वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और हमने इसका रिलेशन देखा था, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या था, B बाई म्यू नॉट। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम इसको B बाई म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, EM वेव है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स cannot deflected by an electric field or magnetic field, electric field or magnetic field. Electromagnetic waves cannot deflected by an electric field or magnetic field अपॉन टू म्यू नॉट के इक्वल है। मतलब E और B जो है उसका अपन RMS वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जैसे अपन ने AC में देखा था कि अगर AC करंट दे रखा है और अपन उसको मेजर करते हैं तो RMS वैल्यू को मेजर करते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है तो उसकी एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम RMS वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अगर अपन कह रहे हैं एक फॉर्मूला तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू। दूसरा अपन कह रहे कि अगर पीक वैल्यू के फॉर्म में इसको देखना है तो हमें पता है RMS, उसको हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट अपॉन रूट टू, पीक वैल्यू अपॉन रूट टू। अगर हम RMS की बात करें तो RMS क्या होगा, B नॉट अपॉन रूट टू, ये वैल्यू अपन रखेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू वो हमें मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 P नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू के फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी कुछ इस टाइप से अपन को मिलेगी। अभी अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी डेंसिटी या तो अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख रहे हैं टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ total energy density in terms of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर अपन देखें तो अपने पास टोटल एनर्जी डेंसिटी वो क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस B नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। अभी मुझे B नॉट और म्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना। तो एक रिलेशन तो अपने को पता है कि अगर मुझे B नॉट फाइंड करना है, B नॉट को अपन E नॉट C इक्वल्स टू E नॉट बाई B नॉट था, तो हम इसको E नॉट बाई C लिख सकते हैं। B नॉट को हम E नॉट अपॉन C लिख सकते हैं और ये वैल्यू जब अपन पुट करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर E नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट मिला। सॉरी मिस्टेक कर दिया, E नॉट अपॉन C था तो इसको अपन कहेंगे E नॉट का स्क्वायर अपॉन ये अपने पास 4, ये अपने पास C और इसको अपने म्यू नॉट लिखा।
सी स्क्वायर। अभी दूसरा एक रिजल्ट और हमने देखा था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। मीन्स यहाँ पे हमें मिला यू टी इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर प्लस ये अपने को मिला 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। 1/4 क्या हो गया 1/2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये अपन कह रहे टोटल एनर्जी डेंसिटी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर अपने को टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम ERMS के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0/√2 क्या होता है ERMS, तो एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर। अगर अपने को RMS वैल्यू दिया हुआ है तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कुछ इस रिलेशन में अपन लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन भी अपने को पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी डेंसिटी गिवन बाय दिस, उसको प्रूव करो, तो इस फॉर्मेट में अपन उसको लिख सकते हैं। डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। और ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट को हम लिख सकते हैं सी इंटू बी नॉट। ई नॉट को हमने लिखा सी इंटू बी नॉट। तो ये रिजल्ट अपने को मिला 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर। और सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी वो हमें मिला बी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू देखे तो बी RMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने को बी दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। That's all. एनर्जी डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट अपन देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ EM वेव बेटा। 8 नंबर पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे। इंटेंसिटी होता है क्या, तो हम ये कह सकते हैं द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। is called intensity। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, ये बेटा टोटल एनर्जी
एरिया इंटू टोटल टाइम। क्या होगा? यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या हम कह सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी है। अगर अपन बात करें ईटी, सॉरी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसको फाइंड करना। देखो फाइंड कैसे करेंगे। सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक ईएम वेव है, इस ए क्रॉस सेक्शन पर इंसिडेंट हो रही है, क्रॉस सेक्शन इसका ए है, और इस टाइप से अपन कह रहे हैं कि ईएम वेव इंसिडेंट हो रही है, स्पीड उसके सी के इक्वल है। वैक्यूम है, एयर के अंदर स्पीड अपने सी ले लिया। अभी अपन कह रहे हैं कि कुछ इस टाइप से डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को हम स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं, सी डेल्टा टी। अभी इस रीजन में अपने को इंटेंसिटी पूछा गया, तो इंटेंसिटी क्या है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी। ये हमने लिखा टोटल एनर्जी डेंसिटी। और टोटल एनर्जी डेंसिटी इसको रोटी या यूटी से भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो इसको अपन कहेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी यू टी इंटू द वॉल्यूम। ये टोटल एनर्जी हो गया। और अगर अपन यहाँ पे बात करें अपॉन एरिया, एरिया ए हो गया, और टाइम को अपने डेल्टा टी लिख दिया। इस ध्यान से बेटा देखना यहाँ पर, अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो ये हमें मिला यू टी बार, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है? सी इंटू डेल्टा टी अपॉन ए डेल्टा टी। ए से कैंसिल आउट, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ पे हमें मिला यू टी बार इंटू सी के इक्वल होगा। और उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? तो यू टी बार इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी, और उसको अपन आरएमएस के टर्म्स में देखे तो सी एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर। एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का ये होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को बेटा ये फॉर्मूला कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। फिर अपन कह रहे कि अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अपने पास रिजल्ट क्या था? बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, या इन टर्म्स ऑफ बी आर एम एस देखे तो बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन बेटा म्यू नॉट इंटू सी। ये इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और फर्स्ट वाला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2I अपॉन सी। नोट करो। आंसर। अगर अपन कह रहे हैं फॉर रिफ्लेक्टिंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर की बात करें तो वो हो जाएगा 2I अपॉन सी बेटा। ये सब फॉर्मूले बेटा,
फॉर्मूले याद है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। EM वेव स्पेक्ट्रम था, EM वेव स्पेक्ट्रम, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते नीट और जेईई दोनों में। EM वेव स्पेक्ट्रम, EM वेव स्पेक्ट्रम क्या है? जैसे फर्स्ट अपन बात करेंगे, फर्स्ट वेव है वो रेडियो वेव, रेडियो वेव। सेकेंड स्पेक्ट्रम है माइक्रोवेव। थर्ड इंफ्रारेड। फोर्थ विजिबल। फिफ्थ अल्ट्रावायलेट। सिक्स एक्सरे। सेवन गामा रे। अगर अपन टॉप टू बॉटम जाए तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, बॉटम टू टॉप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बॉटम टू टॉप सॉरी टॉप टू बॉटम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा, और यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होगा। अभी अपन कह रहे कि स्पीड ऑफ लाइट और उसमें क्या रिलेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल्स टू सी लैम्डा के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट से तो एफ इक्वल्स टू सी लैम्डा के इक्वल है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, नेक्स्ट इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नीचे वाले ये जो है चारों तीनों स्पेक्ट्रम का, दैट इज हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्मफुल फॉर बॉडी, बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, कैंसर का कॉज होता है। ड्यू टू ड्यू टू accelerated electrons। इसका एप्लीकेशन का अगर अपन देखें कि रेडियो वेव का एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन कम्युनिकेशन का, यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, मोबाइल एंड टीवी कम्युनिकेशन, उसमें इसका यूज होता है। सेकेंड, अगर हम माइक्रोवेव की बात करें, प्रोड्यूस्ड माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेट्रॉन, एक डिवाइस होता है, और क्लिस्ट्रॉन बेटा, मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन की हेल्प से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। यूज्ड इन कम्युनिकेशन, इसका भी यूज बेटा कम्युनिकेशन में होता है। यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, और माइक्रोवेव ओवन के अंदर फूड कैसे तैयार होता है, बाई ऑसिलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। माइक्रोवेव में वही फूड तैयार होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इस माइक्रोवेव के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं, और ड्यू टू ऑसिलेशन हीट एनर्जी विल प्रोड्यूस। अगर कोई ड्राई फूड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो अपन कह रहे कि उसमें फूड तैयार नहीं हो सकता। और इसमें अपन कह रहे कि मोस्टली स्टील के कंटेनर हम यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि स्टील के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और वो वाइब्रेशन के कारण मेल्ट हो सकते हैं। और वही उसके अलावा हम कह रहे कि ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं, हम सेरेमिक के यूज कर सकते हैं,
ग्लास के यूज कर सकते हैं जो पॉलीमर से बने होते हैं। अपन कह रहे कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े तो ऑसिलेशन ज्यादा होंगे नहीं, और ऑसिलेशन नहीं होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी नहीं, मतलब सेफ रहेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे इन माइक्रोवेव ओवन heat is produced microwave oven heat is produced due to in microwave oven heat is produced due to oscillation of water molecules, oscillation of water molecules, वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण उसके ऑसिलेशन के कारण हीट प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड बेटा अपन बात करेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड उसका प्रोडक्शन बेटा ड्यू टू एमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा। जब कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो ये प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड का यूज होता है। टीवी का रिमोट कंट्रोल या कोई भी रिमोट कंट्रोल है उसके अंदर इंफ्रारेड को यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कलरलेस है, इसको अपनी आई देख नहीं सकती, तो ये कलरलेस रहता है। अर्थ की सरफेस का हीट होने का रीजन है वो इंफ्रारेड रेडिएशन है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, the heating effect of the earth's surface is infrared। अर्थ की सरफेस का हीटिंग इफेक्ट वो अपन कह रहे कि इंफ्रारेड है। फोर्थ अपन बात करेंगे विजिबल। विजिबल ये किसके कारण अपन कह रहे कि प्रोड्यूस होगा विजिबल, जैसे अपन कह रहे कि कोई भी बॉडी शाइनिंग करती है, और शाइनिंग करती है तो ग्लोइंग बॉडी के कारण विजिबल, इसमें भी अपन कह रहे कि जैसे विजिबल अपन बेटा उसमें देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज के अंदर विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली होती कैसी है, उसमें भी एमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा ऑसिलेट करेगा और फिर अपन कह रहे कि वो एमिशन करेगा तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो इसमें भी अपन कह रहे कि ड्यू टू एमिशन of excited electrons, emission of excited electrons, due to emission of excited electrons, human eye is sensitive for visible spectrum। इसी के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, visible spectrum। Human eye is sensitive for visible spectrum, visible spectrum के लिए वो sensitive है। इसका जो वेवलेंथ है वो अपने को याद रखना है, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, या 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम भी अपन अप्रोक्सीमेशन में कह सकते हैं। फिफ्थ अपन कह रहे हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट ये भी अपन कह रहे किसमें प्रोड्यूस होती है, तो लाइमन सीरीज के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में अपन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ड्यू टू एमिशन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, अल्ट्रावायलेट है, वैसे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। दीज आर हार्मफुल फॉर बॉडी, हार्मफुल फॉर बॉडी। बट कहीं कहीं जगह पर अपन कह रहे कि एडवांटेज भी रहती हैं, तो इसका एडवांटेज क्या क्या है वो अपन देखेंगे। दीज आर यूज्ड इन प्रिजर्विंग द फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज करते हैं, प्रिजर्विंग द फूड। जैसे कोई इनविजिबल राइटिंग है, उसको अगर अपने को पढ़ना है तब अपन अल्ट्रावायलेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। कोई फिंगरप्रिंट है, उसकी स्टडी करना है तब भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। और अपन कह रहे लेसिक सर्जरी में इसका यूज होता है, कैटरेक्ट की जो सर्जरी होती है उसमें अपन कह रहे कि इसका यूज होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन, एक एक एप्लीकेशन एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं एक्सरे। सर यस बेटा। सर अगर ये हार्मफुल होता है तो लेसिक में कैसे यूज अपन करते कह हैं? रहे कि एक लिमिटेड तक, एक अपन कह रहे कि जहां पर एक्सपोज, जैसे कैटरेक्ट को हटाना है तो वहीं पे अपन उसको यूज करेंगे, तो वो एक लिमिट में, एक कंट्रोल वे में अपन जब इसको यूज करेंगे तो अपने बॉडी के लिए नुकसान नहीं है। अदरवाइज अपन कह रहे कि डायरेक्ट अगर अपनी बॉडी पे इंसिडेंट होगा, है ना, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बॉडी को हार्म करेगा, कैंसर का कोज हो सकता है। एक्सरे है सेम, ये भी हार्मफुल है, बट अपन कह रहे बॉडी के अंदर की पिक्चर लेने के लिए हम एक्सरे को यूज करते हैं। बार बार अगर एक्सरे अपन यूज करेंगे तो बॉडी को नुकसान हो सकता है, ये टिश्यूज को डैमेज कर सकती है, कैंसर का कोज हो सकता है। इसलिए जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको एक्सरे मतलब लेने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। रीजन उसका यही है कि वो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको नुकसान कर सकता है। तो इसलिए अपन कह रहे कि एक्सरे बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। और उसका सप्लीमेंट के तौर पे क्या यूज करते हैं, डोपलर इफेक्ट, है ना, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी है वो अल्ट्रा साउंड पे वर्क करता है, वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। दोनों का काम सेम है, बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने का काम करते हैं। तो एक्सरे जो है ड्यू टू, एक्सरे प्रोड्यूस कब होगा, जब अपन कह रहे कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, एक्सीलेटेड इलेक्ट्रॉन से किसी हैवी मटेरियल पे इंसिडेंट करेगा तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू collision of accelerated electrons, collision of accelerated electrons on the heavy atom, हैवी एटम पर जब अपन कह रहे कि कोलाइड करेगा तब एक्सरे प्रोड्यूस होगा। एक्सरे का वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। अगर अपन कह रहे कि वेवलेंथ लैम्डा 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम है तो उसको अपन कहेंगे हार्ड एक्सरे। मतलब वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उसको हार्ड एक्सरे कहेंगे। अगर लैम्डा 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम है तो उसको हम सॉफ्ट एक्सरे कहेंगे। तो इसको अगर कंट्रोल मैनर में अपन यूज करें तो इसका एप्लीकेशन अपन कह रहे टू फाइंड द फ्रैक्चर ऑफ द बोन, फ्रैक्चर ऑफ द बोन, उसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके लिए अपन इसको यूज कर सकते हैं। हम कह रहे कि अपने लिए अपन ज्यादा यूज करते हैं एक्सरे और विजिबल स्पेक्ट्रम।
by nuclear reaction or radioactive elements। जैसे अपन कह रहे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब न्यूक्लियर रिएक्शन करेंगे तब अपन कह रहे कि ये प्रोड्यूस होती है, वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी बेटा, वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी। बट इसको भी अपन कंट्रोल मैनर में अगर यूज करें तो अपन कह रहे कि एज ए मेडिकल साइंस में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्यूमर का ट्रीटमेंट, उसमें अपन कह रहे कि गामा रे को यूज करते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और ट्यूमर, उसमें इसका मोस्टली यूज होता है। मतलब अपन क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर जो सेल्स होती हैं उस सेल्स को अगर डैमेज करना है तो हम गामा रे इंसिडेंट करके उस सेल या कैंसर की जो सेल है, ट्यूमर्स की सेल है, उसको डैमेज कर सकते हैं। बट अभी भी मतलब जिस रेट से सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इससे अगर अपन उसको डैमेज कर रहे हैं तो कुछ न कुछ हो सकता है कि साइड बॉडी है वो भी अफेक्ट हो जाए, है ना। एक पिन पॉइंट, हालांकि अभी नैनो टेक्नोलॉजी से इस पर रिसर्च चल रहा है कि एक पिन पॉइंट अपन कह रहे बम्बार्डमेंट हो और वही सेल उससे डैमेज हो, है ना। तो इस पे अभी रिसर्च चालू है, क्योंकि अभी कैंसर के हम देखते हैं कि मार्केट में इतना इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है ना। थोड़ा अगर फर्स्ट स्टेज में है तो क्योर हो सकता है, अगर सेकंड थर्ड स्टेज में है तो क्योर होना मुश्किल हो जाता है।